हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। चलिए, आज बेटे हम लोग इस सेशन में जो हमारा ये रैपिड फायर रिवीजन सीरीज़ का जो एक एक चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें से आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है बेटा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस भी करते जाएंगे और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको पूछेंगे। और इस तरह से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चलिए देखो, ये जो चैप्टर है इसमें सेल साइकिल के बारे में पहले थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली जानते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर जब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में क्या है कि सेल का कंपैरिजन एक ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से किया गया है। उसमें कहा है कि जो जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का जैसे पहले बर्थ होता है, बर्थ के बाद धीरे धीरे वो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। जब फुल्ली ग्रो कर गया, मैच्योर हो गया, तो बाद में फिर से वो रिप्रोड्यूस करता है और फिर रिप्रोड्यूस करके मतलब रिप्रोडक्शन से फिर न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। और इस तरह से फिर जो उसका जो अगला जनरेशन आता है, फिर से वो ऑर्गेनिज्म फर्दर ग्रो करता है, बड़ा होता है और फिर उसके बाद फिर वो भी रिप्रोड्यूस करके नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से जैसे एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ में बर्थ से लेकर के और फुल्ली ग्रो करने तक का जो एक स्टेज है और फिर बाद में फर्दर रिप्रोड्यूस करके न्यू ऑर्गेनिज्म को जो प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है, ये प्रोसेस यानी ये जो दोनों फेज है, बर्थ से लेकर के और एक मैचुरेशन तक ग्रो करने का, फिर उसके बाद रिप्रोड्यूस करने का, फिर से वही जो प्रोसेस है ये एक साइक्लिक वे में रोटेट होता है। और जिस तरह से ऑर्गेनिज्म के साथ होता है उसी तरह सेल के साथ भी होता है। सेल भी क्या होता है, सेल एक मदर सेल से जब न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। आप जानते होंगे, आप सेल थ्योरी में जब पढ़े थे कि सेल थ्योरी को जो मॉडिफाई किया गया था बाय रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने क्या कहा था विर्चो ने कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इसका मतलब है कि नए सेल का फॉर्मेशन एग्जिस्टिंग सेल से होता है। तो देखो, जब कोई भी सेल नया सेल बनता है तो वो जो मदर सेल से जो न्यू सेल्स बनते हैं, डॉटर सेल्स, वो सेल फर्दर वो ग्रो करता है, ग्रोथ होता है और धीरे 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 जब फुल्ली ग्रो किया फिर उसके बाद वो डिवाइड करता है। फिर से वही प्रोसेस होता है, फिर से जो न्यू सेल बना वो फर्दर ग्रो किया, जब फुल साइज में आ गया तो वहाँ पर वो जा करके फिर से डिवाइड करता है। तो ये जो सेल के लाइफ में दो फेज आता है, सेल ग्रोथ और सेल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेल डिवीजन को हम लोग सेल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो सेल के लाइफ में जो ये दो फेज आता है, सेल का फॉर्मेशन से लेकर के उसका ग्रोथ होना, फिर और फाइनली उसको डिवाइड करना, ये जो दो फेजेस है, ये सेल के लाइफ में दो फेजेस ऑल्टरनेटली रिपीट होते रहते हैं। और ये जो एक साइक्लिक फॉर्म में रेपिटेशन है, इसी को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो सेल डिवीजन को सेल रिप्रोडक्शन भी कहा गया है। ठीक है, क्योंकि इसको ऑर्गेनिज्म के साथ कंपैरिजन करके, जैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, वैसे ही सेल भी डिवाइड करके न्यू सेल बनाता है। ठीक है, अच्छा, जैसे ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई रिप्रोड्यूस करते करते उस पर्टिकुलर स्पेसीज का के जितने इंडिविजुअल होते हैं उसका एक पॉपुलेशन बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह जब सेल डिवाइड करता है तो डिवाइड करते 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 सेल का जो एक ग्रुप बन जाता है उसको हम लोग सेल पॉपुलेशन कहते हैं। एनसीईआरटी सेल पॉपुलेशन की भी बात किया है कि जैसे ऑर्गेनिज्म का कोई भी स्पेसीज है उसका अपना पॉपुलेशन होता है, उसी तरह सेल का भी पॉपुलेशन होता है। जब बहुत सारे सेल, एक ही टाइप के सेल एक साथ ग्रुप में आ जाते हैं तो वो सेल पॉपुलेशन है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर जो सेल साइकिल होता है इसमें हमने दो बात बताई। एक तो सेल के बर्थ से लेकर के उसको फुल्ली ग्रो करने तक का फेज, और दूसरा है डिवीजन का फेज। अब यहाँ पर इसी दोनों प्रोसेस को लेकर के जो सेल साइकिल होता है, इसको एनसीईआरटी एक अच्छे लाइन से एक्सप्लेन किया। एनसीईआरटी लिखता है कि सेल साइकिल है क्या, व्हाट इज सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के बारे में लिखा है कि इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच any cell duplicate its genome and synthesize other cellular components या constituents and finally divided into
2 daughter cells. This whole process, the steps or sequence of this whole process is together called cell cycle. यानी सेल साइकिल में वो सारे इवेंट्स आ गए जिसमें सेल अपना प्रिपरेशन करता है डिवीजन का, जिसमें कि अपने जीनोम को डुप्लीकेट किया, सेल के अंदर के जितने जो कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उसको डुप्लीकेट किया, और जब सेल फुल्ली ग्रो कर गया देन फाइनली सेल डिवाइड। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है जो एक सीक्वेंस में चलता है, इसी को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। अब देखिए, अब सेल साइकिल के बारे में आप जानते होंगे कि इसमें 2 फेज होता है। ठीक है, कौन? एक इंटरफेज है, दूसरा डिवीजन फेज है। जो इंटरफेज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, मतलब किसके कंपैरिजन में? डिवीजन फेज के कंपैरिजन में। यानी टोटल सेल साइकिल में जो टाइम कंज्यूम होता है उसका 95% टाइम तो केवल इंटरफेज में ही होता, इंटरफेज में ही लगता है। ठीक है, और केवल 5% टाइम जो है वो डिवीजन में लगता है। ठीक है, तो प्रिपरेशन का जो फेज है यानी प्रिपरेटरी फेज जो है इंटरफेज, दैट इज मच लॉन्गर देन डिवीजन फेज। ठीक, अब देखिए, अब इस पूरे सेल साइकिल में, पूरे सेल साइकिल जिसमें इंटरफेज और डिवीजन फेज दोनों आते हैं, इसका जो टाइम है, सेल साइकिल का टाइम है, वो सेल टू सेल, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल यानी स्पेसीज टू स्पेसीज, वो वेरी करता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी दिया है कि एक तो ह्यूमन सेल का, ह्यूमन सेल के सेल साइकिल में टोटल कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। 24 आवर्स जो है ये ह्यूमन सेल के सेल साइकिल का टाइम है। जबकि एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है ईस्ट सेल। ईस्ट सेल में के सेल साइकिल में कितना टाइम लगता है? 1.5 घंटे यानी 90 मिनट्स। ठीक है, तो इसको याद रखना, यानी ह्यूमन सेल के सेल साइकिल में कितना टाइम लगता है? 2 आवर्स, और इसमें है कितना? 24 आवर्स, और इसका कितना है? 90 मिनट्स ईस्ट का। ठीक है बेटे, अब देखो, अब यहाँ पर है कि जो सेल साइकिल में जो मैक्सिमम टाइम किस में लगा? इंटरफेज में। अब इंटरफेज जो है उसको भी हमने 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? G1, S और G2। ठीक है, जानते होंगे। और ये जो तीनों फेजेस हैं, वैसे एनसीईआरटी एक लाइन लिखता है यहाँ पर कि जो इंटरफेज होता है उसमें सेल के साइज में इंक्रीज तो हर जगह होता रहता है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन उसमें जो डीएनए का डुप्लीकेशन है या डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो पर्टिकुलर फेज में रिस्ट्रिक्टेड होता है, पर्टिकुलर फेज में ही होता है, और वह फेज कौन सा है? एस फेज। ठीक है, यानी G1, S और G2, ये तीनों फेज मिला करके हम लोग कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज का पहला फेज हो गया G1, दूसरा हो गया S और तीसरा हो गया G2। ठीक है बेटा, अब देखो, अब ये जो तीनों फेजेस हैं, तीनों फेज से जब सेल पास कर गया यानी अपना प्रिपरेशन कर लिया, उसके बाद सेल डिवाइड करेगा। और जो डिवीज़न फेज होता है उसमें आप जानते होंगे कि उसमें जो अलग अलग पहले कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के फिर 4 फेजेस हो गए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और फिर लास्ट में होता है साइटोकाइनेसिस। और फाइनली एक जो सेल है मदर सेल, उससे डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब सवाल है कि यहाँ पर जैसे सेल का जो डिवीज़न है, जो डिवीज़न फेज होता है, उसको हम लोग माइटोटिक फेज भी कहते हैं। माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज ही क्यों? मियोटिक फेज क्यों नहीं? क्योंकि मियोसिस भी तो सेल का डिवीज़न है। देखो, मियोसिस को हम लोग वेरी रेयर टाइप डिवीज़न कहते हैं। कॉमन टाइप सेल डिवीज़न तो माइटोसिस ही है, क्योंकि बॉडी के मैक्सिमम सेल में, मोस्टली सेल्स में माइटोसिस ही होता है। मियोसिस तो स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो केवल किस में होता है? डिप्लॉयड जर्म सेल्स में, जो केवल डिप्लॉयड जर्म सेल में ही होता है। ठीक है, इसीलिए मियोसिस को हम लोग स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन कहते हैं, जबकि नॉर्मल टाइप सेल डिवीजन क्या है? माइटोसिस है। ठीक है, माइटोसिस। तो हम लोग अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, साथ साथ उसमें कुछ पॉइंट्स को हम बीच बीच में डिस्कस भी करते जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि ह्यूमन के सेल साइकिल में कितना टाइम लगता है, उसके बाद ईस्ट के सेल में कितना टाइम लगता है सेल साइकिल में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि अब उस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कि इन ऑनियन रूट सेल,
in onion root cell, number of chromosomes in S phase. In onion root cell, number of chromosome in S phase of interphase is. यानी ओनियन रूट के सेल में एस फेज में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? एस फेज में। देखो अब यहां पर हम इसीलिए ऑनियन की बात कर रहे हैं क्योंकि ऑनियन के बारे में एनसीईआरटी 2n का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ऑनियन के रूट सेल में 2n का वैल्यू कितना होता है? 16 होता है। तो अगर मान लो ऑनियन के रूट सेल में 16 क्रोमोसोम है तो उसके एस फेज में इंटरफेज के एस फेज में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? देखो एस फेज में क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलता, हाँ डीएनए कंटेंट जरूर वहां डुप्लीकेट होता है लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा 16 क्रोमोसोम। ठीक है, ओके चलिए अब आगे है। अगला एक क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। जैसे हम लोग सेल डिवीजन में पढ़े हैं, पहले कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस जो है इसमें अलग अलग आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज हैं। तो इस कैरियोकाइनेसिस के जो चारों फेज हैं इनमें सबसे लॉन्गेस्ट या लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है? लॉन्गेस्ट फेज दैट इज प्रोफेज। प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज में आता, सबसे लंबा होता। और सबसे अगर शॉर्टेस्ट फेज की बात करें तो शॉर्टेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, तो शॉर्टेस्ट फेज में आता है एनाफेज, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। ठीक है, अच्छा अब अगला है कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी कहो, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी को हम लोग किस फेज में स्टडी करते हैं? क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी को हम लोग किस फेज में स्टडी करते हैं? दैट इज मेटाफेज। मेटाफेज में क्यों? मेटाफेज क्यों? क्योंकि मेटाफेज जो है वो आपको क्रोमोसोम्स का मैक्सिमम कंडेंसेशन होता है। तो क्रोमोसोम का जब जहाँ मैक्सिमम कंडेंसेशन होगा तो नेचुरली वहाँ पर मैक्सिमम विजिबल होगा, और मैक्सिमम विजिबल होगा तो हम लोग वहीं पर उसका स्टडी करते हैं। यानी मेटाफेज इज द मोस्ट सुटेबल फेज फॉर क्रोमोसोमल स्टडी रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर। ठीक है, या मॉर्फोलॉजी। ओके अच्छा, अब यही पर है कि यदि हम क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी का स्टडी तो मेटाफेज में करते हैं, लेकिन अगर क्रोमोसोम के शेप का स्टडी करना हो तो कहाँ करेंगे? क्रोमोसोम के शेप का स्टडी, क्रोमोसोम के शेप का स्टडी जो है वो हम एनाफेज में करते हैं। क्योंकि एनाफेज में क्या होता है जानते होंगे कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो जब अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं तो उनका अलग अलग स्पेसिफिक शेप बनता है। ठीक है, सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर। और ये जो अलग अलग शेप हैं जैसे एल शेप, वी शेप, एल शेप, जे शेप और आई शेप। ठीक है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, क्रोमोसोम के जो अलग अलग टाइप्स हैं उसमें सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर उनका एनाफेज में अलग अलग शेप बनता है। तो क्रोमोसोम के शेप का स्टडी हम लोग करते हैं एनाफेज में। ठीक है बेटा, अच्छा अब एक क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के सरफेस पर, फिर से सुनना, क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के सरफेस पर स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिससे स्पिंडल फाइबर आकर के जुड़ते हैं। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं उसको? काइनेटोकोर। ये सेंट्रोमेयर के सरफेस पर स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अच्छा अब है कि एक क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, बताना इसको। ड्यूरिंग एनाफेज एज द डॉटर क्रोमोसोम्स मूविंग टुवर्ड्स, देखो जो एनाफेज में जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वो पोल की तरफ, अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। अब ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट एनाफेज देयर आर्म्स आर एट द लीडिंग एज। Their arms are at the leading edge. Is it true or false? जब क्रोमोसोम, फिर से बता रहे हैं, यदि क्रोमोसोम जब एनाफेज में जब अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं तो उस कंडीशन में जो उनके आर्म्स होते हैं वो लीडिंग एज पर होते हैं। क्या ये करेक्ट है? ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखो जब एनाफेज में क्रोमोसोम्स पोल की तरफ मूव करते हैं तो उसका जो सेंट्रोमियर है वो एज पर होता है, लीडिंग एज पर होता है, जबकि उसके आर्म्स जो होते हैं, आर्म्स वो पीछे की तरफ होते हैं।
आर्म्स के बारे में एनसीईआरटी लिखता है कि देयर आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड एंड देयर सेंट्रोमेयर इज टुवर्ड्स पोल एजिंग पॉइंट एट एजिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए अगला है कि इन व्हिच स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, इन व्हिच स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस क्रोमोसोमल इंडिविजुअलिटी इज लॉस्ट। ठीक है, क्रोमोसोमल इंडिविजुअलिटी एंड आइडेंटिटी दोनों लॉस्ट हो जाता है एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। एनसीईआरटी का लाइन है ये। तो कैरियोकाइनेसिस में इन व्हिच स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस क्रोमोसोमल आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। बताओ ये किस फेज से रिलेटेड है? टेलोफेज। टेलोफेज में आकर के क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो धीरे धीरे डीकंडेंस्ड हो जाते हैं और डीकंडेंस्ड होकर के अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर जाता है। ठीक है, और फिर वो उनका क्लस्टरिंग हो जाता है। टेलोफेज में जब क्रोमोसोम्स पोल पर आ जाते हैं तो उनका जो है सो चूंकि अब काफ़ी धीरे धीरे थिक हो चुके हैं, सॉरी थिन हो गए हैं, तो उनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो गई है और वो क्लस्टर में आ जाते हैं, यानी एक तरह से आपस में एंटेंगल्ड हो जाते हैं और एक क्लम फॉर्मेशन कर लेते हैं और उसी के चारों ओर से बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये टेलोफेज से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन है कि माइटोसिस से गैमेट फॉर्मेशन किस में होता है? बताओ कोई दो एग्जाम्पल बताओ जहां पर माइटोसिस से गैमेट बनता है। 2-3 एग्जाम्पल आप बता सकते हो माइटोसिस से गैमेट फॉर्मेशन। माइटोसिस से गैमेट फॉर्मेशन कहाँ होता है? देखिए एनसीईआरटी लिखता है कि माइटोसिस जो है ये मोस्ट कॉमनली डिप्लॉयड सेल में होता है, डिप्लॉयड सेल में होता है। ठीक है, हाँ कुछ हैप्लॉयड सेल में भी माइटोसिस होते हैं जिनमें से लोअर प्लांट्स, तो लोअर प्लांट्स और कुछ इंसेक्ट्स होते हैं यहाँ पर। तो माइटोसिस से गैमेट बनना कुछ लोअर प्लांट्स में ही होता है जैसे एल्गी, ब्रायो, टेरिडो। ठीक है, इन सब में माइटोसिस से गैमेट बनते हैं और साथ साथ कुछ इंसेक्ट्स मेल जो है जैसे ड्रोन्स होते हैं हनी बी में। ठीक है, वो उनका बॉडी हैप्लॉयड होता है तो वहाँ पर जो गैमेट बनेंगे वो माइटोसिस से बनेंगे। नॉर्मली गैमेट मोस्टली ऑर्गेनिज्म में मियोसिस से बनता है, लेकिन जो जिनका बॉडी हैप्लॉयड है वहाँ पर माइटोसिस से ही गैमेट बनते हैं। ठीक है, अब एक ट्रू फॉल्स है, जैसे इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स मियोसिस रेस्टोर द डिप्लॉयड फेज एंड फर्टिलाइजेशन रेस्टोर द हैप्लॉयड फेज। ठीक है, देखो हम फिर से बोल रहे हैं, इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स मियोसिस रेस्टोर द डिप्लॉयड फेज एंड फर्टिलाइजेशन रेस्टोर द हैप्लॉयड फेज इन लाइफ साइकिल। अब बताओ ये स्टेटमेंट सही बोले हैं हम या गलत बोले, राइट और रॉन्ग, ट्रू फॉल्स? देखिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है। ये बिल्कुल अपोजिट कंडीशन होता है। अपोजिट कंडीशन क्या होगा कि इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स मियोसिस रेस्टोर द हैप्लॉयड फेज। मियोसिस हैप्लॉयड फेज को रेस्टोर करता है, जबकि फर्टिलाइजेशन जो है वो डिप्लॉयड फेज को। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनते हैं और वो डिप्लॉयड फेज में आ गया, और मियोसिस से हैप्लॉयड सेल बनता है तो वहां से हैप्लॉयड फेज स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल में ये जो जहां पर दो फेज डिस्टिंक्ट हैं, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज, तो मियोसिस से हैप्लॉयड फेज और फर्टिलाइजेशन यानी जाइगोट से डिप्लॉयड फेज आता है। ठीक है, अच्छा अब एक और है क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का कि मियोसिस इन्वॉल्व्स टू साइकिल्स ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स टू साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन एंड वन साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। Meiosis involves 2 cycles of nuclear division and 1 cycle of DNA duplication या replication। ये true या false? ये true statement, ये सही है बेटा, क्योंकि मियोसिस में 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन होता है या फिर कहो 2 बार सेल डिवीजन होता है, लेकिन डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन एक ही बार होता है। ठीक है, चलिए अब इस तरह से अब एक क्वेश्चन है कि जैसे मियोसिस है, मियोसिस से फाइनली तो 4 डॉटर सेल बनते हैं, मियोसिस से फाइनली 4 डॉटर सेल बनते हैं। अब आप ये बताओ कि ये जो चारों डॉटर सेल हैं ये मदर सेल से डिफरेंट हैं, मदर सेल से डिफरेंट हैं। अच्छा
क्या ये चारों सेल आइडेंटिकल हैं? एक मियोसिस के जो चारों डॉटर सेल्स हैं, क्या ये चारों सेल्स आपस में आइडेंटिकल हैं या कुछ डिफरेंट? ये चारों सेल जो एक मियोसिस के जो प्रोडक्ट होते हैं, दे ऑल आर सम डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ये सब आपस में भी कुछ ना कुछ डिफरेंट हैं, ठीक है। पेरेंट सेल्स या मदर सेल्स से तो डिफरेंट हैं ही, लेकिन आपस में भी डिफरेंट होते हैं। सही है। चलिए, अब यहाँ पर ये सब जो मियोसिस का जो स्टेज है, जैसे मियोसिस में आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ भी डिवीजन से पहले इंटरफेज होता है, यहाँ भी अपना G1, S, G2 ये सब पहले कंप्लीट होता है, फिर कोई सेल मियोसिस में इन करता है। अब जब मियोसिस होता है तो यहाँ भी मियोसिस में भी आप पढ़े होंगे कि यहाँ पर भी जो मियोसिस 1, मियोसिस 2 अलग अलग होते हैं। तो मियोसिस 1 जो है, इसका जो कैरियोकाइनेसिस है वो काफ़ी लंबा होता है, और ये मतलब इसमें जो प्रोफेज 1, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो प्रोफेज 1 जो है मियोसिस 1 का, ये उसमें सबसे लॉन्गेस्ट होता है, और इसको हम लोग 5 फेजेस में फर्दर डिवाइड करते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। हम बहुत फास्टली आपको थोड़ा सा इनके बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं उसको हम बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना। देखो, सबसे पहला जो फेज होता है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन फेज का सबसे जो इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि लेप्टोटीन में जो क्रोमेटीन्स होते हैं उनका ग्रेजुअल कंडेंसेशन होता है, यानी कॉम्पैक्शन, क्या कहते हैं उसको, जो क्रोमोसोमल कॉम्पैक्शन होता है, ठीक है। और जो क्रोमेटिन्स पहले नहीं दिख रहे थे, क्रोमोसोमल कॉम्पैक्शन के बाद जब वो अब धीरे धीरे क्रोमोसोम्स के फॉर्म में आने लगते हैं, तो उनको हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप पर भी आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर लेप्टोटीन में बस इतना ही है कि जो क्रोमोसोमल कॉम्पैक्शन होगा, एंड दीज क्रोमोसोम्स आर नाउ विजिबल अंडर इवन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। चलिए, तो इसके बाद जो अगला जो फेज है दैट इज जाइगोटीन। जाइगोटीन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स स्टार्ट हो जाते हैं। क्या सब होगा? सबसे पहला है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड साइनेप्सिस, ठीक है। और जो पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं, पेयर्ड जो होमोलोगस पेयर्ड क्रोमोसोम को हम लोग साइनेप्स्ड क्रोमोसोम कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसको साइनेप्सिस कहे, और इस पेयर्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं बाइवैलेंट। क्या कहेंगे? बाइवैलेंट या टेट्रैड। अब देखो, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, ये एक प्रोटीनेशियस कॉम्प्लेक्स से अटैच रहता है, दैट इज कॉल्ड साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो जाइगोटीन में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से ये होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो पेयर्ड है, होमोलोगस पेयर्ड क्रोमोसोम, इसको हम लोग क्या कहे? बाइवैलेंट, ठीक है। तो अब आप बताओ कि अगर ह्यूमन सेल में मियोसिस हो रहा है, तो ह्यूमन सेल में जाइगोटीन में कितने बाइवैलेंट्स फॉर्म होंगे? ह्यूमन सेल में बाइवैलेंट्स कितने बनेंगे? 23 बाइवैलेंट्स बनेंगे, चूंकि 46 है तो 23 पेयर्स, ठीक है। चलिए, अब आगे हम लोग जाइगोटीन के बाद आता है पैकिटीन। पैकिटीन में क्या होता है? यहाँ पर होगा क्रॉसिंग ओवर। देखो, ये जो है पैकिटीन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है वो क्या है? क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्रॉसिंग ओवर में जहाँ जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है वहाँ पर उसको क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। क्रॉसिंग ओवर पॉइंट को क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। क्रॉसिंग ओवर जानते होंगे कि इट इज द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये इसी पैकिटीन में होगा, और इसके लिए जो एंजाइम कंसर्न है दैट एंजाइम इज रिकॉम्बिनेज। कौन सा एंजाइम है बेटा? रिकॉम्बिनेज एंजाइम के हेल्प से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए, क्रॉसिंग ओवर के बाद, अब ये पैकिटीन के बाद अगला स्टेज आता है डिप्लोटीन। देखो, डिप्लोटीन में क्या क्या सब होता है? सबसे पहला है कि डिप्लोटीन जब आएगा तो जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है ये धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है।
सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, डिसॉल्व होने लगते हैं, और होमोलोगस क्रोमोसोम जो है अब यहाँ से सेपरेट होने लगेगा, एक्सेप्ट एट पॉइंट्स वेयर क्रॉसिंग ओवर ऑलरेडी टेक्स प्लेस। और वहाँ पर जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर पहले हुआ था उस पॉइंट पर अभी अलग नहीं होते, और जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था उस पॉइंट को जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसी को बोलते हैं कियाज्मेटा। तो कियाज्मेटा फॉर्मेशन जो है ये कहाँ पर अपीयर होता है, डिप्लोटीन स्टेज, एक्स या क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो डिप्लोटीन का ये, ठीक है। उसके बाद आता है कौन सा, अच्छा ये जो एक बात और याद रखना कि जो डिप्लोटीन स्टेज है ये कुछ वर्टिब्रेट्स में काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक एक्सटेंड होता है, काफ़ी लॉन्ग पीरियड, इट मे बी अप टू सेवरल मंथ्स और ईयर्स, ठीक है। और ये जो वेरी लॉन्ग जो डिप्लोटीन होता है उसको हम लोग डिक्टियोटीन स्टेज के नाम से जानते हैं, डिक्टियोटीन स्टेज, ठीक है। तो ये सबसे लंबा इसका होता है, और ये जो फेज है जो डिप्लोटीन ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज में आता है। चलिए इसके बाद आता है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्या होगा, इसमें होता है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा। कियाज्मेटा यहाँ पर जहाँ जहाँ पर कियाज्मेटा जो जैसे जो अटैच थे होमोलोगस क्रोमोसोम वो भी अब वहाँ से फ्री हो जाएंगे, यानी कियाज्मेटा का क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन, और होमोलोगस क्रोमोसोम जो है दोनों अलग अलग हो जाते हैं, कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगे। हाँ सेपरेट तो हो जाएंगे लेकिन वो पेयर्ड फॉर्म को मेंटेन रखते हैं, ठीक है, अलग हो करके भी पेयर्ड फॉर्म को मेंटेन रखेंगे। और यहाँ डायाकाइनेसिस चूंकि प्रोफेज 1 का जो सबसे लास्ट है इसीलिए अब यहाँ से मेटाफेज स्टार्ट होगा, इसीलिए यहाँ पर डायाकाइनेसिस आते आते क्रोमोसोमल कंडेंसेशन भी काफ़ी मैक्सिमम हो जाता है, और यहाँ के बाद जो है सो फिर सेल इन कर जाएगा किसमें, मेटाफेज 1, ठीक है। तो प्रोफेज 1 काफ़ी लंबा था और इसको हमने जो मेन पॉइंट्स थे इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और इसके बाद जो मियोसिस 1 के बाद जो 2 सेल बनते हैं इसको हम लोग डायड ऑफ सेल्स भी कहते हैं, डायड ऑफ सेल्स। डायड ऑफ सेल्स मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फ्रॉम मदर सेल, ठीक है। तो इन मियोसिस या थ्रू मियोसिस फर्स्ट, तो ये हो गया आपको। इसके बाद अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज इंटरकाइनेसिस, सॉरी, व्हाट इज इंटरकाइनेसिस। देखो इंटरकाइनेसिस क्या होता है, देखो इंटरकाइनेसिस क्या है कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो छोटा सा फेज है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो छोटा सा फेज है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रामियोटिक इंटरफेज भी कहते हैं। इंटरकाइनेसिस तो कहते ही हैं, साथ साथ इंट्रामियोटिक इंटरफेज भी बोलते हैं। और ये जो इंट्रामियोटिक इंटरफेज जो है ये किस किस के बीच होगा, यानी मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच। मियोसिस 1 का सबसे लास्ट क्या था, सबसे लास्ट टेलोफेज 1, और मियोसिस 2 का सबसे पहला फेज क्या होगा, प्रोफेज 2। यानी इंटरकाइनेसिस जो होता है दैट इज इन बिटवीन टेलोफेज 1 एंड प्रोफेज 2, ठीक है। और ये जो इंटरकाइनेसिस है इसमें सेल पहले डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होता। देखो ये भी एक तरह का इंटरफेज है, लेकिन ये ऐसा इंटरफेज है जिसमें सेल के अंदर प्रोटीन कंटेंट वगैरह सब तो डुप्लीकेट होते हैं, सेल मतलब जो उसका सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन भी होगा लेकिन डीएनए डुप्लीकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इंटरकाइनेसिस जो है ये डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता। अच्छा इंटरकाइनेसिस, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हम 4 ऑप्शन बताते हैं कि इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2। बताओ इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय, इंटरकाइनेसिस के बाद कौन सा फेज होता है, प्रोफेज 2, प्रोफेज 2 होगा। बताए थे ना कि किसके बीच में है, टेलोफेज 1 और प्रोफेज 2 के बीच। ओके चलिए अब एक आपसे है कि जब मियोसिस का जो सिग्निफिकेंस जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक टर्म है पैराडॉक्स ऑफ मियोसिस। तो पैराडॉक्स ऑफ मियोसिस क्या है,
मियोसिस का ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसका सिग्निफिकेंस कि मियोसिस जो है ये क्या करता है, इट रेस्टोर द क्रोमोसोम नंबर, it restored the chromosome number generation after generation in sexually reproducing organisms. सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करके रखता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, तो ये था एक फास्ट रिवीजन बेटा। हमने कुछ क्वेश्चंस रेज किए इसमें से, और एक वीडियो हम बना रहे हैं उसमें पूरे माइटोसिस और मियोसिस में कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे डीएनए और क्रोमोसोम में चेंजेज आते हैं, डीएनए कंटेंट में और क्रोमोसोम में चेंजेज आते हैं, उसको हम उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर किस फेज़ में आकर के डीएनए डबल हो जाता है, अगर ऐसा मदर सेल में अगर इतना क्रोमोसोम है तो किस फेज़ में कितना होगा, ये सब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो उस वीडियो में आपको वो सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये था आज के बारे में। अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि रेगुलर जो है सो रिवीजन राउंड का जो भी ये आ रहा है उसमें आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही। थैंक यू बेटे, थैंक यू।